नमस्ते चमू कृष्ण शास्त्री जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपके नाम का मतलब क्या है? चमू मेरे पूर्वजों का नाम है। अच्छा। कृष्णा मेरा नाम है। जी। और शास्त्री कुला नाम है। अच्छा। जैसे दक्षिण में स्थान का, गांव का नाम रखने का पद्धति रहती है, अच्छा। इस प्रकार चमू मेरा गांव पूर्वजों का नाम है। जी। जी। अच्छा, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत ये होती है कि उसमें आपके जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो सर्वाधिक सारे संस्कृत में हैं। एक हिंदी में आया था आपका, जब ये जी। अभी अभी पिछले महीने जब आपको उच्च स्तरीय समिति जो बनी भारत सरकार की, जो भारतीय भाषाओं का संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए, तो उसके आप अध्यक्ष बने। उसके जब दूरदर्शन ने आपका साक्षात्कार लिया, तो वहाँ पे जिससी संस्कृत निष्ठ हिंदी जो आपने बोली, तो एकदम इतना उसका प्रेज हुआ कि देखो, साउथ इंडिया वाले भी बोल रहे थे कि हमको भी समझ में आ रहा है कि ये हिंदी होती है असली। जी। हमको भी समझ में आए। जी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन हाँ, इसमें हिंदी की जो कमी थी, मेरे को लगा कि एक आपका जो इंटरव्यू है वो जी। हिंदी में भी करना चाहिए। जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, और समय देने के लिए, यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। तो अभी समिति बनी है, आप उसके अध्यक्ष हैं। भारतीय भाषाओं का कैसे प्रोत्साहन मिले, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, जी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सभी प्रांतों में, जी। अभी क्या हो रहा है कि इंग्लिश मीडियम का जो जी। क्रेज़ है, जी। तो उसको कैसे आप, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जी। तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में और भारत की शिक्षा, सांस्कृतिक सब प्रकार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव ये है। देखिए, मोदी जी निरंतर हिंदी भाषा में भाषण करते हैं, ज़्यादातर संवाद वगैरह, और मंत्रालयों में भी भारतीय भाषाओं में व्यवहार का ये हुआ। जी। और भारतीय भाषाओं के लिए सरकार जो आद्यता दे रही है, उससे एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट अंग्रेजी शब्द बीच बीच में हाँ हाँ आएंगे, हाँ, एक बिल्कुल। बदल परिवर्तन का। जी। एक दूसरा, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई, इसके बाद भी उसमें जो भारतीय भाषाओं के लिए आग्रह दिखाया गया, इसके कारण से भी एक द्वितीय महत्वपूर्ण बिंदु है। तृतीय, अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी हर स्थान में, हर भाषण में भारतीय भाषाओं के में बहुत जोर दे रहे हैं। इस सभी कारणों के कारण मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का शुरुआत हुई है। वो इसलिए कि देखिए, भाषा, शिक्षा, ये दोनों अविभाज्य है। जी। वैसे भाषा, शिक्षा और संस्कृति, इन तीनों का राष्ट्र जीवन में बहुत भूमिका है। अलग नहीं कर सकते हैं अलग इनको। नहीं कर सकते हैं, और यही आधार है सभ्यता का, राष्ट्र का विकास का, ये आधार है। सोच का, चिंतन का, बौद्धिक प्रगति का, अपनत्व का, ये सब आधार है ये भाषा। और इस भाषा माध्यम से ही भारत का चिंतन का, किसी भी देश का, वैसे किसी राष्ट्र का चिंतन का विकास और एक देश का एक चित्त बनता है, मानस बनता है। पूरा पूरा देश का, राष्ट्र का एक मानस बनता है। व्यक्ति का हो, राष्ट्र का हो, ये जो मानस बनता है ना, चित्त बनता है ना, वो भाषा के द्वारा होता है। चिंतन भाषा के द्वारा होता है। तो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके अनुसार अपना इसका प्रभाव व्यक्तित्व में भी पड़ता है। देखिए, भारत में हम कभी बात करते हैं तो हम वी, इसका प्रयोग होता है। अंग्रेजी में आई का प्रयोग होता है। आई वुड लाइक टू, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई का। लेकिन ये
आई बोलने से अहम अहम ये अहम बढ़ता है, हम्म, हम बोलने से एक कलेक्टिव भावना का ये बढ़ता है। अंग्रेजी का स्टाइल ही वो है। मैं एक जस्ट छोटा सा उदाहरण दिया आपको। तो भाषा का और व्यक्तित्व का, गुण का, स्वभाव का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय भाषा माध्यम से शिक्षा जब होगी तब पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इस पृष्ठभूमि से ये भारतीय शिक्षा क्षमा करना, भारतीय भाषाओं के लिए अभी ये जो समिति बनी है, हाई पावर्ड कमिटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसके महत्व देखना चाहिए। सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि भारतीय भाषा के द्वारा समर्थ भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। ये जो ध्येय है हमारे समिति के मैंडेट में भी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी उसका उल्लेख है। अच्छा। हाँ, इनोवेशन, शिक्षा मंत्रालय में ये IKS डिवीजन है, भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन है, और इनोवेशन डिवीजन है। ये भारतीय भाषा, ये जो विभाग है, ये समिति है, इनोवेशन सेल और IKS डिवीजन के साथ सहयोग से काम करे ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो। ये भी एक हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है। इसलिए ये भूमिका है भारतीय भाषाओं की। नहीं, आपने सही बात कहा कि जैसे हम वैसे मानते हैं कि कई लोग मानते हैं कि जो भाषा है वो एक सेक्युलर चीज़ है। मेरा ये मानना है कि वो संस्कृति का एक माध्यम है, उसको संस्कृति को जीवंत रखने का। अगर आप अपनी भाषाओं को छोड़ देंगे तो आप एक तरीके से अपनी संस्कृति को भी छोड़ रहे हैं, और एक बाहरी संस्कृति के रेफरेंसेस भी, अगर इंग्लिश की बात करें मान लीजिए, अगर उसको अपनाते हैं तो जो वो रेफरेंसेस हैं वो इतने एलियन लगते हैं कई बार। कोई मुहावरे अगर हम यूज़ करते हैं तो वो भी इतने एलियन लगते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर से आए हैं जी। जो हमारे हैं एक तीर से दो निशाने, है ना। जी। तो वो हमारी संस्कृति से है, या कहीं जो हमारे एपिक्स हैं उनसे है, हमारी हिस्ट्री से है जी। तो इस तरीके से, मतलब एक मैं छोटा सा ही उदाहरण दिया, तो ये जो इस पे मैं थोड़ा और अगर आप बोल सके कि किस तरीके से एक संस्कृति को आगे चलाने का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये एक माध्यम है बहुत सशक्त। जी, तो आपने सही कहा, भाषा और संस्कृति ये अविभाज्य है, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही सांस्कृतिक तत्वों का संक्रमण होता है, परंपरा से आगे आगे ये चली जाती है। एक जैसे अगर इंग्लिश लिटरेचर अगर पढ़ेंगे आप, हरक्यूलियन टास्क शब्द का प्रयोग करेंगे। वही आप वही कह रहे हैं जो आप जो बता रहे हैं उसी का मैं समर्थन में बोल रहा हूँ। हम भारतीय साहित्य देखेंगे तो भीम पराक्रम का उल्लेख होगा, नहीं हरक्यूलियन टास्क। तो इसी से ही जस्ट एक उदाहरण दिया, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए जैसे जैसे भारतीय भाषाओं का व्यवहार में ज़्यादा ये होगा, इतना मात्रा में भारतीय भाषा में जो तत्व हैं वो हमारे व्यवहार में आएगा। एक विषय माने भाषा को व्यवहार में लाना यानी संस्कृति को व्यवहार में लाना। अगर संस्कृति को व्यवहार में लाएंगे तो भाषा भी व्यवहार में आएगा। ये दोनों भी, अगर संस्कृति को लाना है तो भाषा लाइए, अगर भाषा को लाना है संस्कृति लाइए। इसलिए लैंग्वेज पेडागोजी में भी यही कहते हैं, टोटल इमर्शन मेथड जो है उसमें जो भाषा जहाँ जिस प्रदेश में, जिस प्रांत में, जिस देश में सिखाया जाता है, वहाँ जो फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं ना, उस भाषा देश में जाके वहाँ उस परिवेश में रहते हैं, उस संस्कृति में जीवन करते हैं, तब ही भाषा पूर्णतः अभ्यस्त होती है। और वो तो भी कितने मतलब दशकों नहीं शतकों तक चलती आ रही है। जी। कितने साल। जी, इसलिए ये हुआ। फिर दूसरी बात एक आपने उल्लेख किया, वो भी महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया।
जो भाषा सेक्युलर कहलाती है या कि सभी कहते भाषा हैं, एक ही तो है, कोई सी भी हाँ, करो सेक्युलर है वगैरह, ये सब ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट वो क्रिएट करते रहते हैं। ये सब विघटन करने के लिए, ये जो विघटनशाली तत्व हैं, ये सब इस प्रकार के नए नए नरेटिव निर्माण करते हैं। देखिए, जब मैं विद्यार्थी था तो और शाखा में भी जाता था, हम ये सीखे हैं, शाखा में हो या हमारे आचार्य शिक्षकों ने भी यही सिखाया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये हमें सिखाया था। लेकिन अभी जो विदेशी तत्व या विघटनकारी तत्व हैं, ये एकता का उल्लेख नहीं करते हैं, केवल डाइवर्सिटी का बात करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी साथ नहीं बोलते हैं, केवल डाइवर्सिटी बोलते हैं। एकता का चर्चा नहीं करते हैं। एकता के बिना डाइवर्सिटी विल लीड टू डिस्ट्रक्शन, इससे नाश होगा। ये सेक्युलर कहने वाले ये किया, इस प्रकार कर रहे हैं। हम तो हार्मोनी, आजकल इक्विटी, इंक्लूसिविटी, एकात्मता के, अगर एकात्मता का जो मूल तत्व है, इससे एकात्मता का जो विचार है, तत्व है, हमारा भारतीय चिंतन का आधार एकात्मता मानववाद। अगर एकात्म मानववाद का अगर विचार करते हैं, उसमें सहजता से इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी अपने आप आ जाता है। आप एकात्मता का उल्लेख न करते हुए केवल इक्विटी और इंक्लूसिविटी का चर्चा करते हैं, तो ये अलगापन ज़्यादा होता है। केवल यूनिटी के, हार्मनी के बिना आप केवल डाइवर्सिटी बोलते हैं, डाइवर्सिटी विल सेपरेट द एंड यू कट पीपल ऑफ फ्रॉम आवर रूट्स। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा सेक्युलर ऐसा कोई विषय नहीं है। तो जैसे अभी भारतीय भाषाओं का अभी आपको ये जिम्मेवारी मिली है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या आइडियाज़ हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं? आपका 40 साल का संस्कृत को प्रमोट करने का, उसको प्रोत्साहन देने का, संवर्धन का जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप कैसे इसमें लेके आइडियाज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, भाषा का विकास कैसे हो, भाषा का सब अभी अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं। एक तो जो क्षीयमाण भाषाएं हैं, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, क्षीयमाण भाषा में थोड़ा मेरी शब्दावली नहीं, बिल्कुल, वो इसलिए कि लोगों के, देश के सब प्रदेश के लोगों के समझ में आना चाहिए, बस केवल इतना। ये जो ह्रासोन्मुख भाषाएं हैं, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, भाषा की रक्षा कैसे होगी? इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आर्काइव्स में रखेंगे, डिजिटल फॉर्म में रखेंगे, वो चाहिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आर्काइव्स अगर नष्ट हुआ तो भी अगर आने वाले अग्रिम परंपरा के लिए वो मिलना चाहिए, दैट हैज टू बी डन। बट जस्ट वो एक ही काम से काम नहीं होगा। भाषा यानी भाषते इति भाषा, भाष्र व्यक्तायाम वाची, प्रकट ध्वनि माध्यम है भाषा, बोलना चाहिए, उसका प्रयोग करने वाले चाहिए। तो उसका ज्यादा भाषा में अभिव्यक्ति करना, अभिव्यक्ति दो प्रकार से हो, भाषण के ध्वनि माध्यम से भी, लिपि माध्यम से भी, लिखित भाषा के रूप में भी। देखिए, आज ये जो अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के परिणाम क्या हुआ है, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लोग यद्यपि और भी 2-3 भाषाएं जानते होंगे, लेकिन भाषा में अभिव्यक्ति सामर्थ्य केवल अंग्रेजी में है। कन्नड़ जानते होंगे, मराठी जानते होंगे, लेकिन मराठी पढ़ना लिखना उनको नहीं ज़्यादा आता है, क्योंकि जीवन भर वो अंग्रेजी में ही काम करते हैं। अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी, क्षमा करना, मराठी बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं जो अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए लोग, लेकिन तेलुगु या मराठी में वो पढ़ना लिखना नहीं आता, लिखना तो बिल्कुल नहीं आता, अभ्यास नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, इससे भाषा विकास नहीं होगा।
व्यक्तियों के इसमें सोच भी उस भाषा में अगर जो कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं प्रभावी रूप से, तब होगा। तो शिक्षा में इस प्रकार के कई परिवर्तन आना चाहिए। अभिव्यक्ति, भाषा में अभिव्यक्ति करना। अंग्रेजी में भी कई लोग हैं, अंग्रेजी जानते हैं, समझ सकते हैं, अंग्रेजी में अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो हर भाषा में अभिव्यक्ति का अभ्यास कराना चाहिए स्कूल में, कॉलेजेस में। तो शिक्षा में इस प्रकार के कई विषय हैं। ये एक मुद्दा मैंने अभी उल्लेख किया। भाषा विकास के लिए इसका प्रयोग, भाषा का प्रयोग हो माध्यम के रूप में, मातृभाषा माध्यम, भारतीय भाषा माध्यम। एक भाषा सीखना एक विषय हो गया, उस भाषा माध्यम से सीखना ये अलग एक महत्वपूर्ण विषय है। और सर्वप्रधान बिंदु वो है उस भाषा माध्यम से सीखना। देखिए, कई लोगों को ये मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, इसका भेद क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये मालूम नहीं है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। मातृभाषा और प्रथम भाषा जस्ट स्कूल में 3 लैंग्वेज फार्मूला में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज मेंशन करना केवल है, या उसमें कोई डिफरेंस है? मातृभाषा और प्रथम भाषा का डिफरेंस क्या है, आप जानते हैं क्या? मातृभाषा जो अपने घर पे सीखते हैं, और प्रथम भाषा भी कहीं हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह सेम होती है जी, जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बाकी जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, थर्ड लैंग्वेज जी, हिंदी भी हो सकती है। लिंग्विस्टिक्स डेफिनेशन बताता हूँ मैं। हाँ। मातृभाषा और बच्चे माँ के गोद में जिस भाषा से दुनिया का परिचय प्राप्त करते हैं और अपना बातचीत, संवाद दुनिया के साथ शुरू करते हैं जी। वो मातृभाषा है। लेकिन दिन में जिस भाषा के माध्यम से वो ज़्यादा समय रहते हैं, जिस भाषा के माध्यम से वो पढ़ते हैं, वो भाषा, उस भाषा में फिर उसका सोच शुरू होती है, वो भाषा उसका प्रथम भाषा बनती है। क्योंकि स्कूल में जो भाषा माध्यम भाषा रहती है, सुबह से शाम तक उस भाषा में ही रहता है। उस भाषा, माध्यम भाषा से ही फिर वो लिखना, पढ़ना, सब होमवर्क सब करना शुरू होती है। बिल्कुल। मातृभाषा में मातृभाषा और माध्यम भाषा अगर एक ही रहा तो मातृभाषा और प्रथम भाषा दोनों एक ही भाषा होती है। लेकिन मातृभाषा अलग है, माध्यम भाषा अलग है, तो मातृभाषा भिन्न हुआ, प्रथम भाषा भिन्न हुआ। चलते चलते 5वीं 10वीं आगे जाने के बाद मातृभाषा में छात्र का कमांड, अधिकार कम होता है, प्रथम भाषा में अधिकार ज़्यादा होता है, प्रोफिशिएंसी ज़्यादा होती है। फिर वो सोच, चिंतन सब प्रथम भाषा में ही होती है। तो वो ही क्योंकि वो बोलने की जो मातृभाषा जो बोलते हैं वो लिखने और पढ़ने में नहीं आ पाते, नहीं आ पाता है, और सीमित केवल घर में अपने रिलेटिव्स के साथ। बाकी जीवन भर, दिन भर प्रथम भाषा में वो रहता है, मित्रों के साथ भी प्रथम भाषा है। सो दैट बिकम्स द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द पर्सन। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा होना, इसलिए कि वो उसका मातृभाषा उसका प्रथम भाषा बने, और मातृभाषा को प्रथम भाषा के रूप में अगर आगे रखेंगे तब ही मातृभाषा का विकास होगा। अगर भारतीय भाषाएं ही माध्यम भाषा रहेंगे तब ही भारतीय भाषाओं का विकास होगा। अभी तो दिक्कत ये है कि जो प्रथम भाषा बन रही है इतने सारे लोगों की, मातृभाषा को छोड़कर, वो प्रथम भाषा अगली जनरेशन की मातृभाषा बन जाएगी ना। जी। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं बड़े शहरों में आजकल माँ बाप अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करते हैं शुरुआत से ही। जी, वो इसलिए करते हैं कि स्कूल में बच्चा आसान से माध्यम भाषा में
आगे आवे, ये उद्देश्य से। वस्तुतः एक गलत धारणा बनी है। इस प्रकार घर में जिस भाषा में वो उसका बोलते हैं, वो उस भाषा में उसको कमांड होगा, इससे आगे स्कूल में वो ज़्यादा ये करेगा। ये गलत धारणाएं हैं, अज्ञान से ऐसे कर रहे हैं। देखिए मेरे घर में मेरे बेटे की मातृभाषा संस्कृत है। हम अभी तक कभी भी उसके साथ अन्य भाषा में, आप सब लोग अपने आपस में संस्कृत में ही बोलते हैं। अच्छा। हम तो ऐसे मेरे घर नहीं, ऐसे हजारों बच्चे हैं, हजारों परिवार हैं जहाँ मातृभाषा संस्कृत है। मेरे घर में मैं मेरा अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। कभी भी हम बेटे के साथ अन्य भाषा में बात नहीं किया, संस्कृत में ही बात किया। और स्कूल में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा, केंद्रीय विद्यालय में दोनों भाषा में समान रूप से पढ़ाते हैं। दोनों भाषा में उसका इक्वल कमांड है। फिर कर्नाटक गया, वो कन्नड़ में ये संपादन किया। 5-6 भाषा में के नाना नानी तो मराठी बोलते हैं, मराठी में भी उसका, हर बच्चे को 5-6 भाषा आनी चाहिए। सीखने का एक सामर्थ्य भगवान दिया है। और भारत की परंपरा भी यही रही है। भारत में ज़्यादातर लोग, ये नई अंग्रेजी शिक्षा आने से पहले सभी भारतीय बहुत भाषाएं जानते थे। भारत कभी मोनोलिंगुअल कंट्री नहीं रहा, मोनोलिंगुअल सोसाइटी नहीं है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। शुरू से ही हर प्रदेश में दो तीन भाषाएं जानते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा के कारण मोनोलिंगुअल दिशा में जा रहे हैं। जैसे बाहर होता है ना, उनको सिर्फ एक ही भाषा आती है। जर्मनी में तो जर्मनी आती है, फ्रांस से तो फ्रेंच आती है, और यूएस में सबको इंग्लिश ही आती है या स्पेनिश आती है। जी। अन्य देशों की स्थिति और भारत की स्थिति अलग है। और भारतीय भाषाओं में ये भी एक है, देखिए, अंग्रेजी सीखना यानी एक नई भाषा सीखना। भारतीय भाषाएं, बहुत भारतीय भाषा सीखना, हर एक भारतीय भाषा सीखना है तो ये एक नई भाषा सीखना नहीं है। क्योंकि हर भारतीय भाषा की ध्वनि व्यवस्था समान है, अंडरलाइंग ग्रामर बोलते हैं ना, आंतरिक फाउंडेशन समान है, वाक्य रचना समान है, ग्रामर व्याकरण समान है, और कॉमन इंस्पिरेशन है। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य सामग्री जो भी लीजिए, उसमें कॉमन वोकैबुलरी है। 50 to 60% वोकैबुलरी कॉमन है। भाव भी समान है। जल शब्द सभी भाषाओं में मिलते, जलम, सभी भारतीय भाषाओं में जल शब्द है। तो ये कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन साउंड सिस्टम, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कॉमन ग्रामर के कारण इट इज नॉट लाइक लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, इट इज जस्ट 50% न्यू लैंग्वेज। और एक एफिनिटी है, आत्मीयता है सभी भारतीय भाषाओं के, मूल प्रेरणा एक होने के कारण। इसलिए ज़्यादा भाषा सीखना कठिन का विषय नहीं है। अब हम फिर से भारत में इस प्रकार का एक माहौल बनाना चाहिए कि एक आंदोलन ही हमें शुरू करना, और एक भारतीय भाषा सीखो, और एक भारतीय भाषा सीखो। ये एक हैबिट बनना चाहिए, एक होना चाहिए, इसके लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। और ये अगर होगा तो ये जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं भाषा के नाम पे, ये भी बंद हो जाएंगी। अगर कोई बेंगलोर में जा रहा है, कन्नड़ा क्यों नहीं सीखे वो? अगर 5-6 साल हो गए हैं आपको, मुंबई में जा रहे हो तो मराठी सीखो। तो ये उत्सुकता खुद से होनी चाहिए। हाँ जी, तभी होगा। जी। ये आपने जो ये कहा, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि भाषा एकता का, समरसता का साधन बनना चाहिए। अभी उल्टा है। हाँ, विरसता का, विघटन का, अलगाववाद का साधन नहीं बनना चाहिए। भारत में कभी ऐसा भाषा विवाद का विषय था ही नहीं, भाषा विभाग का विषय था ही नहीं, सब पूरक था। ये अंग्रेजी शिक्षा आने के बाद ये सब हुआ। अब कभी भी एक भाषा नहीं सीखते थे। हिंदी एमए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय रहते थे। कन्नड़ विद्वान में कन्नड़ और संस्कृत दोनों रहते थे। ऐसा तमिल कन्नड़ हिंदी, सभी एक भाषा विद्वान नहीं रहते थे, सभी भाषाएं 2-3 भाषाओं के विद्वान रहते थे। इस प्रकार हमें अभी फिर से उस वातावरण
आना चाहिए, लाना चाहिए। और भाषा सिखाने का अगर पद्धति हम बदल दिया, अभी क्या है, अनुवाद पद्धति से भाषा हाँ, मैं सिखाते उस हैं। पे आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आया, क्योंकि आपने जैसे मैंने और वीडियोस देखे, उसमें आपने बताया कि ये तो अंग्रेजों का तरीका था अपनी संस्कृत सीखने का, जी तो वो अनुवाद से सीखते थे जी और सभी वही हम आज तक उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। देखिए, ये भारत में कभी एक भाषा को अन्य भाषा माध्यम से पढ़ाने की पद्धति नहीं थी। भारत में भी तीर्थ यात्राएं होते थे और सारथा नाम का ये कारवान वाणिज्य के लिए एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाते थे, वहाँ से सामान लाते थे, ये सब, और विश्व भर जाते थे। कभी भी ये लोग अगर दक्षिण से अगर कोई वाराणसी आता है तो वाराणसी में तो रास्ते में वहाँ की भाषा सीखना होती थी, समझने का प्रयत्न होता था। अनुवाद नहीं था कभी कहीं भी। हाँ, ऐसा नहीं था कि ट्रांसलेटर लेके जा रहे साथ में। नहीं था। ट्रांसलेशन का और सिखाने का, सीखने का पद्धति में भी अनुवाद पद्धति नहीं था। विश्वविद्यालयों में अगर तक्षशिला रहा या कांची विश्वविद्यालय में तो उत्तर से भी आते थे, या तक्षशिला में दक्षिण से भी जाते थे, बाहर से भी आते थे, बाहर से भी आते थे। कहीं ट्रांसलेशन पद्धति नहीं थी, स्थानीय भाषा के माध्यम से ही पढ़ाते थे। ये अनुवाद पद्धति कब आई? ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से आई। इसको अंग्रेजी में पेडागॉजी में ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। ये 2300 साल पुराना मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहले ग्रीक भाषा शिक्षण को, ग्रीक भाषा को अन्य लोगों को सिखाते समय ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। अच्छा। बाद में लैटिन भाषा शिक्षण में था, बाद में अंग्रेजी भाषा शिक्षण में था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 1920 तक पूरे विश्व में अंग्रेज साम्राज्य जहां था, कॉलोनियल कंट्रीज, सब जगह अंग्रेजी भाषा को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते थे, व्याकरण के माध्यम से और अनुवाद माध्यम से। बाद में 1920 में इंग्लिश एजुकेशन कमीशन के द्वारा इंग्लैंड में ग्रामर डायरेक्ट मेथड लाया गया। अच्छा। 4 साल इसका विरोध हुआ पूरे इंग्लैंड में ही। हाँ, कॉलोनियल कंट्रीज में ग्रामर स्कूल्स जब जहाँ शब्द होते थे उन्होंने विरोध किया। कई कारण हैं उसमें। बाद में सब जगह अंग्रेजी अध्यापकों को 4 साल तक ओरिएंटेशन कोर्स किया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वो ट्रेनिंग के बाद 1924 से डायरेक्ट मेथड व्यवहार में आ गया, 4 साल के बाद। बाद में धीरे धीरे डायरेक्ट मेथड के बाद फिर सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, कई प्रकार के ये पद्धतियां आ गए। तो भारतीय भाषाओं को आज जो अनुवाद पद्धति से व्याकरण के द्वारा, अनुवाद के द्वारा सिखाते हैं, ये अंग्रेजी पद्धति का अनुकरण है। उसको हम बदलना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि इसमें प्रमाण क्या है आपके पास? ये अनुवाद पद्धति नहीं थी, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि जितने भी 50 लाख मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं ना पूरे देश में, सभी भारतीय भाषाओं का मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहीं भी ट्रांसलेशन नहीं मिलता है, उस भाषा में उसका व्याख्यान मिलता है, ट्रांसलेशन नहीं मिलता। तो माने ट्रांसलेशन पद्धति से पढ़ाने का ये नहीं था। तो यही प्रमाण है। ऐसे कई प्रमाण हैं, मैं केवल एक विषय रखा। तो हमें भाषा सिखाने की पद्धति परिवर्तित करना होगा, उस भाषा को उस भाषा के माध्यम से करना होगा। नए नए इस प्रकार के छोटा छोटा मॉड्यूल्स बना के लैंग्वेजेस जितने भी हैं, देखिए 8वीं संविधान के 8वीं सूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। ये यूनियन राजभाषा 2 हैं, उसमें हिंदी इसमें भी है, 8वीं सूची में भी है, उसमें भी है, दोनों कॉमन। तो कुल मिला के नेशनल लेवल पे माने ऑफिशियल लैंग्वेज के नाते 23 भाषाएं हो गई। लेकिन मेजर स्टेट लैंग्वेजेस नॉर्थ ईस्ट अगर छोड़ते हैं, बाकी इसमें
12-13 भाषाएं कुल मिला के, नॉर्थ ईस्ट जोड़ेंगे तो ज़्यादा भाषाएं होते हैं, मेजर लैंग्वेजेस हैं। तो ये स्टेट लैंग्वेजेस अलावा फिर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। पहले क्लासिकल लैंग्वेजेस में संस्कृत, पाली, प्राकृत वगैरह, लेकिन संस्कृत 8वीं सूची में भी है। अरेबिक, पर्शियन, ये सब क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाते हैं। आजकल तमिल, मराठी, कन्नड़ा, ओरिया, तेलुगु, ये भी क्लासिकल लैंग्वेजेस माने जाते हैं। उसके भी वो स्टेटस दिया गया। एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, रीजनल लैंग्वेजेस, कई कनोटेशन से कुछ मान लीजिए लगभग 1400, अगर ये ट्राइबल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, ये सब अगर गिनते हैं सेंसस के, इसमें 1450 कुछ भाषाओं का उल्लेख है। हर भाषा का सीखने का छोटा छोटा आजकल अगर हम ये बनाएंगे, क्या लर्निंग मॉड्यूल, लेवल 1 कोर्स, लेवल 2, लेवल 3, 3-4 प्रकार के एडवांस लेवल तक कराना, उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराना, एप्स बनाना, टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करके सब भाषाएं सीखने के लिए सर्वप्रथम सामग्री उपलब्ध कराना, पुस्तकें हो, ये इस प्रकार के डिजिटल टूल्स हो, टेक्नोलॉजी टूल्स का ये उपलब्ध कराना, नंबर 1। नंबर 2, वो सब लोग सीखें, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन का, इंसेंटिव का, क्रेडिट सिस्टम में जोड़ना। दूसरी भाषा, अगर अतिरिक्त भाषा सीखा तो आपको इतना क्रेडिट मिलेगा, ये करेंगे। इस प्रकार के पॉलिसी, कुछ इंसेंटिव्स और पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। भारतीय भाषाओं को ज़्यादा भाषा सीखने का एक वातावरण बनाना चाहिए। इसके लिए इस प्रकार का भाषा अनुकूल, भारतीय भाषा अनुकूल वायुमंडल बनाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाना होगा। एक तो स्कूल शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकें भारतीय भाषा में तैयार करना, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है उद्देश्य। हाँ, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने के लिए तो भाषाविदों को, भाषा प्राध्यापकों को दिन रात काम करना होगा ना। सरकार पॉलिसी में लाया, इससे बनेगा नहीं जब तक उस विषय पॉलिसी तो बहुत आई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उस संबद्ध लोग सब सरकार करे ये चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। सरकार थोड़े कुछ करे, थोड़ा मात्रा में हो सकता है, कुछ अनुकूलता बना सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इसके लिए काम तो उस विषय के लोगों को करना है ना, कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना है ना। मैं एक लघु मेरा अनुभव बताता हूँ। 2015 में गोपाल स्वामी जी समिति के, गोपाल स्वामी जी की अध्यक्षता में संस्कृत के विकास के लिए एक ये बनी थी, समिति बनी थी। तो उसके माध्यम से एक रिपोर्ट दिया गया था, विजन एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, ऐसा है वो। उसमें लगभग 150 रिकमेंडेशंस थे। उसके क्रियान्वयन अभी तक ठीक तरह से नहीं हुई है, नहीं हुआ है। उसमें 2 कारण हैं मेरे, कुछ सरकार के इसमें भी कुछ ध्यान में, अधिकारियों के ध्यान में नहीं आया हो, कमी हुआ। एक जो स्टेप्स लेना था, क्या करना, एक्शन प्लान का कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो कारण ये रहा होगा कि नई शिक्षा नीति का भी उसी समय जब गोपाल स्वामी जी कमेटी का रिपोर्ट आया था, तुरंत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी कमेटी बनी। तो ऑफिसर्स वेर एक्सपेक्टिंग दैट अभी न्यू पॉलिसी आएगा तो उसमें डाल देंगे। हाँ, उसमें कई विषय आए भी है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन समय हो सकता है, ये एक सोच था। लेकिन उसमें वो जो 150 रिकमेंडेशंस थे, उसमें लगभग 40-50 रिकमेंडेशंस संस्कृत प्राध्यापकों के लिए था, शिक्षकों के लिए था, सरकार के लिए नहीं था। संस्कृत कैसे पढ़ाया जाए,
अच्छा, उसमें था? हाँ हाँ क्या डायरेक्ट? हाँ, संस्कृत माध्यम से पढ़ाना चाहिए। संस्कृत को सरल मानक संस्कृतम में एक अभी सब संस्कृत पाठ्यक्रम, संस्कृत विद्वान लोग सब प्रौढ़ संस्कृत का प्रयोग करते हैं, साहित्यिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं, जो आम लोगों को समझ में नहीं आता। डिम्बः कीलालम अश्नाति, इसका वाक्य का अर्थ आपको समझ में आया क्या? नहीं। इसी को मैं सरल मानक संस्कृत में बोलता हूँ, शिशु क्षीरम पिबति, शिशु दूध पी रहा है। बस यही है सरल, ये भी संस्कृत है। डिम्बः कीलालम अश्नाति, वो भी संस्कृत समान है, अर्थ समान है, ये भी समान है। लेकिन विद्वान अपना विद्वत्ता दिखाने के लिए प्रौढ़ संस्कृत, कुछ लोग अंग्रेजी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं अपने आप को विद्वान कुछ केवल विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं बताता, थोड़ा शुद्धता की नहीं क्या है, मेरी गलती हुई, विद्वत्ता प्रदर्शन करने के लिए ऐसा नहीं बताना चाहिए। क्या है, कुछ साहित्य केवल संस्कृत अभी विद्वानों के बीच, शास्त्रज्ञों के बीच साहित्यिक शास्त्रीय व्यवहार में रहा है, और वो साहित्य परंपरा, शास्त्र परंपरा की रक्षा भी करना है, इसलिए उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो अच्छी बात है वो लेकिन अगर लोकव्यापी करना है तो ये सरल पक्ष भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो सरल पक्ष अगर पाठ्यक्रम में, कम से कम स्कूल शिक्षा में सरल भाषा का अगर प्रयोग होगा तो आकर्षक होगा। तो इस प्रकार के कई सुधार संस्कृत शिक्षण में, क्या क्या सुधार होना चाहिए संस्कृत पाठ्यक्रम में, संस्कृत विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में क्या क्या बदल आना चाहिए, गोपाल स्वामी कमेटी में रिपोर्ट में, विजन एंड रोड मैप में बताया गया था। लेकिन संस्कृत शिक्षा जगत के नेतृत्व इसका क्रियान्वयन के लिए कुछ कदम उठाया नहीं संस्कृत शिक्षक लोग, इसलिए यहाँ से भी सक्रियता नहीं था, वहाँ इंतजार किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, इसलिए वहाँ भी हुआ नहीं। अभी 5 साल में कुछ हुआ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार शिक्षा में बदल आना है तो केवल सरकार प्रयास करने से नहीं होगा। जो स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, संबद्ध लोग जो हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, छात्र हैं, ऐसे स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। इंडस्ट्री भी आजकल स्टेक होल्डर है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब, ये भी स्टेक होल्डर है ना। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये इंडस्ट्री एंड बिजनेस, ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। भारतीय भाषा में कोई अगर इंजीनियरिंग किया, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, मान लीजिए कोई भारतीय भाषा में BE, B.Tech, M.Tech करने के लिए सुविधा है, MBA भारतीय भाषा में करने के लिए सुविधा है, तो कोई करता है, उसको जॉब कौन देगा? तो इंडस्ट्री में अगर जॉब वो इनटेक होगा तो तभी सब लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए राज्य सरकार अभी कन्नड़ भाषा माध्यम से अगर टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन होना है तो 2-3 प्रकार के कर्नाटक सरकार सोच सकते हैं। जो कन्नड़ माध्यम से प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन करेंगे तो उसमें प्रवेश परीक्षा में 10 अंक ज़्यादा देंगे, सीट्स में 10% आरक्षित करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में जो कन्नड़ माध्यम से सीखे हैं उनको 10% ये दीजिए, या स्कॉलरशिप्स का प्रबंध कीजिए। ऐसे कई इंसेंटिव्स अगर देंगे तो छात्र सहजता से पढ़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अंग्रेजी का जो माध्यम, अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं है भाषा से, लेकिन माध्यम जो बना दिया है पढ़ाने का, उससे वो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, वो एस्पिरेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली या तो आपको बहुत जॉब्स करना है टेक्निकल, तो वो कहाँ मिलेगी, वो अंग्रेजी में ही है, और उससे सरलता हो जाती है। तो इस तरीके से अगर भारतीय भाषाओं को भी उस तरीके से बनाया जाए एस्पिरेशनल, कि जॉब्स के लिए उनको वो बनाया जाए अट्रैक्टिव, क्यों, तो बहुत मदद हो सकती है। उसकी आवश्यकता है आज, इसलिए वो
पूरे देश में भारतीय भाषाओं के लिए एक अनुकूल वायुमंडल निर्माण करना है ना, ऐसे कई चीजें हैं। उसमें एक ये है, उसमें दोनों प्रकार से प्रयास होना चाहिए। एक तो वो स्कोप बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट स्कोप बढ़ाना भारतीय भाषा में सीखने वालों का। दूसरा, हमारी शिक्षा उस प्रकार की होना चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ाना चाहिए। उसका भाषा में सामर्थ्य केवल नहीं, भाषा ज्ञान केवल नहीं, भाषाओं में सामर्थ्य होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, कार्य कौशल भी होना चाहिए, स्किल्स भी होना चाहिए। इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, दोनों भी हमें सोचना चाहिए। तो उस प्रकार की शिक्षा भी हमें सोचना चाहिए। सर, आपको 40 साल हो गए पढ़ाते हुए। जो भारतीय भाषाओं में या मातृभाषा में जो बच्चे सीखते हैं, माध्यम अगर वो हो आपके स्कूलिंग का, और एक अंग्रेजी माध्यम हो या कोई जो उसकी मातृभाषा नहीं है बच्चे की, एक उसमें सीखता है, क्या आपको कोई अंतर दिखता है इन दो बच्चों में, उनके सीखने की क्षमता में? देखिए, क्या प्रभावित होती है अगर वो मातृभाषा में नहीं सीख रहे हैं, प्रथम भाषा अगर मातृभाषा नहीं है तो? जी, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी किस भाषा माध्यम से अध्ययन किए हैं? गुजराती। गुजराती माध्यम से ही है जी। तो उनकी क्षमता प्रधानमंत्री स्तर तक पहुंचने का है। अब्दुल कलाम किस भाषा माध्यम से पढ़े थे? स्कूली शिक्षा उनका तमिल माध्यम से 10वीं तक। आप कई राष्ट्र नायक देखिए, स्कूल शिक्षा सब उनकी मातृभाषा माध्यम से हुई है। बाद में उन्होंने हाँ, स्कूल शिक्षा में एक भाषा के नाते अंग्रेजी बिल्कुल था, लेकिन माध्यम भारतीय भाषा थी। वो एक भाषा के नाते, एक भाषा जब सिखाते हैं ना, तब उसमें अभिव्यक्ति कौशल का भी अगर ठीक प्रशिक्षण होता है, समस्या ही नहीं है। जो जितने भी अभी तक ये अंग्रेजी माध्यम का ये जो ये क्रेज बोलते हैं, पागलपन, तो अभी अभी 2-3 दशक का विषय है ना, उससे पहले ये नहीं था। लेकिन भाषा में कौशल समान रूप से, माध्यम भारतीय भाषा, लेकिन न केवल अंग्रेजी, विदेशी भाषा का भी बात, हमें विदेशी भाषा का भी, हम अंग्रेजी विरोध नहीं, विदेशी भाषाओं का विरोध भी नहीं है। ये सिर्फ माध्यम की लड़ाई है। एक माध्यम का विषय है, लड़ाई ऐसा मैं नहीं बताता हूँ, आग्रह है। आग्रह है, एक माध्यम का आग्रह है। दूसरा, हर एक भाषा में वो अभिव्यक्ति का, सामर्थ्य का, कॉम्पिटेंसी का, प्रोफिशिएंसी का आग्रह है। वो अगर रहा, और सभी भाषाएं, भारतीय भाषा तो अवश्य होना चाहिए, अंग्रेजी या कोई विदेशी भाषा, जापानी भाषा, अगर जापानी भाषा सीख के जापान में कोई एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना चाहता है तो अवश्य वो जापानी सीखे। लेकिन उसके लिए भारत के 90 करोड़ लोगों को भी जापानी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो जो चाहे वो सीखे। ये इस प्रकार का एक खुला माहौल, जो जिस भाषा सीखना चाहता है वो सीखे। अंग्रेजी सीखे, तमिल सीखे, हिंदी सीखे, जर्मन सीखे, सब भाषाएं हमारी भाषाएं हैं। अब हमें कोई किसी भाषा का विरोध नहीं है, किसी एक भाषा का अधिक आग्रह भी नहीं है। हमें सब भारतीय भाषा के लिए आग्रह करना चाहिए। बात करना है तो भारतीय भाषाओं का आग्रह करना, एक भाषा का नहीं, किसी एक भाषा का नहीं, किसी एक भाषा का विरोध भी नहीं। ध्यान में आ गया ना, किसी एक भाषा का अत्याग्रह भी नहीं, यही होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए, एक भाषा का विरोध भी नहीं, लेकिन भारतीय भाषा के बारे में आग्रह रहे। क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें एक नया भारत निर्माण करना है, श्रेष्ठ भारत निर्माण करना है, एक भारत निर्माण करना है। वो एक भारत, राष्ट्र की एकता भी चाहिए, तो उसके लिए हमें भारतीय भाषाओं का आग्रह, यह हमारा आग्रह रहेगा जी। विरोध नहीं, लेकिन भारतीय भाषा का आग्रह, विश्व के सभी भाषाओं को हम जैसा चाहिए, जहां चाहिए, जो चाहते हैं वो सीखे। इसके लिए प्रबंध व्यवस्था,
भारतीय भाषाओं का भी, सभी भारतीय भाषाओं का सीखने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। सीखने के लिए कुछ प्रेरक, आकर्षक व्यवस्था होना चाहिए, सुविधाएं भी केवल नहीं, प्रोत्साहन भी। तीसरा एक माहौल अनुकूल, सीखे एक स्वयं वॉलंटरीली, और एक भाषा सीखो, करे। तो इसमें जैसे आपने बताया, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब संस्कृत सीखना है तो संस्कृत से संस्कृत सीखो। तो ये कई लोगों को लगता है कि कम से कम मेरे को थोड़ा लगता है कि इसको कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। क्या ऐसा है, कोई उदाहरण दे के आप बता सकते हैं कि कैसे वो सीखना शुरू कर सकते हैं इसे? देखिए, आप मैक्स मुलर भवन जाइए, अच्छा, वहाँ जर्मन जो सिखाते हैं, वहाँ वो अनुवाद डायरेक्ट है? डायरेक्ट है, अनुवाद माध्यम से नहीं सिखाते हैं। डे 1 क्लास 1 से जर्मन माध्यम से ही सिखाते हैं। स्पेनिश क्लास जाइए, स्पेनिश भाषा से सिखाते हैं। फ्रेंच, ये उनका एलियंस फ्रेंच कुछ ये है ना। अच्छा, हाँ हाँ, वो फ्रेंच भाषा, एम्बेसी वाला, हाँ फ्रेंच भाषा, तो फ्रेंच भाषा माध्यम से सिखाते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी भाषा से ही सिखाते हैं। देखिए, अब वहाँ मेरा केवल उसी भाषा माध्यम से ही सिखाना, अन्य भाषा प्रयोग नहीं करना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं, वो तो एक पेडागोगी के हिसाब से। हाँ, बाइलिंगुअल मेथड भी है। जहाँ अन्य भाषा का प्रयोग चाहिए उतना मात्रा में करिए, लेकिन ज्यादातर लक्ष्य भाषा को, टारगेट लैंग्वेज से ही पढ़ाना। विश्व भर में भी अभी वो ही ट्रेंड है, जो विश्व भर में फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज को, टारगेट लैंग्वेज माध्यम से ही सिखाते हैं। इसी प्रकार भारत में भी, भारतीय पहले था, अब फिर से हमें लाना है। ये बीच के कालखंड में 100-150 सालों में ये ट्रांसलेशन मेथड घुस गया। ग्रामर चाहिए, ग्रामर का मैं विरोधी नहीं हूं, ग्रामर तो चाहिए ही, उससे ही भाषा शुद्धि होती है। माने सही हम ले सकते हैं भाषा को, लेकिन अनुवाद पूरा संपूर्णतः 100% अनुवाद माध्यम से मत पढ़ाइए। जहां चाहिए वहां 5%, 10% थोड़ा कुछ अनुवाद भी करिए, लेकिन ज्यादातर उस भाषा माध्यम से पढ़ाना। कोई उदाहरण जैसे दे सकते हैं आप कि कैसे बिगिनर लेवल पे, मान लीजिए अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना है जी, तो कैसे उस माध्यम से इंट्रोड्यूस करेंगे? जैसे शुरू करते समय देखिए, अनुभव से, क्षमा करना, अभिनय से, जैसे मम नाम कृष्ण शास्त्री, भवतः नाम किम, ऐसा लेखनी, ये वस्तु दिखाकर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या इसका चित्र दिखाकर शब्द का उपस्थापन करते हैं, सादृश्य दिखा के, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से, ऐसे कई पद्धतियां हैं ये शुरुआत में। और क्रियाएं जितने भी हैं, क्रियापद, उसको अभिनय से सिखा सकते हैं। लिखामी, ऐसा करने से छात्र को समझ में आता है, वो भी बोलता है अभिनय करो, लिखतु इति कहने से छात्र समझ सकता है, हाँ ये मुझे लिखने के लिए बता रहे हैं। तो क्रियाओं को प्रत्यक्ष करने से ऐसा शुरू करना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना। अहम गच्छामि, अभिनय करके कक्षा में, अहम तत्र गच्छामि, वहां जाएगा, तब छात्र समझ सकते हैं वो तत्र यानी वहां। मैं वहां जाता हूँ, हिंदी के लिए भी यही पद्धति है, मैं जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। इंग्लिश में भी यही, आई एम गोइंग देयर, ऐसे ही है। शुरू में डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, बाद में बाकी सब अप्रोचेस रहते हैं। इसी प्रकार अनुवाद के बिना पढ़ा सकते हैं, लेकिन जहां स्पष्टता चाहिए, ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी आगे जाना, तो तब वहाँ कुछ छात्रों में कुछ मंद बुद्धि के छात्र रहते हैं, वहाँ थोड़ा अनुवाद करिए,
क्योंकि लोगों का आदत बनी है अभी। एल्डरली बच्चों को टारगेट लैंग्वेज माध्यम से पढ़ाने में कठिनाई नहीं होती है। बच्चे युवा जल्दी सीख जाते हैं, समझते हैं। लेकिन एडल्ट बिगिनर्स है ना, और थोड़ा एज्ड एल्डरली बुजुर्ग, उनको अनुवाद का आदत बनी है। वो थोड़ा वही ट्रांसलेशन का वही वो समझ, उनको लगता है कि शायद ये मुश्किल होगा, बल्कि हाँ, आपने जिस तरीके से बताया, अनुवाद करिए, अनुवाद सब अर्थ लिखने का ये सारा रहता पढ़ती पढ़ते पढ़ती, तो वो वाला यही है ना। और स्कूल में भी अभी हम देखते हैं ना कि जिस तरीके से छठी कक्षा से शुरू होता है, जैसे हमारे इधर तो ऐसा ही था, छठी 7वीं 8वीं, और 2 ही तरीके के बच्चे होते हैं, या तो वो पूरे 95 से ऊपर लेके आते हैं संस्कृत में रट के, या फिर वो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आती है। तो इसको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप कितना स्कोप देते हैं, संस्कृत का ही नहीं बल्कि सभी जो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने का जो तरीका है, कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से, क्योंकि जब सरकार करती है और सभी स्कूलों के माध्यम से होता है तो वो उसका जो लेवल है बदलाव का वो बहुत अलग होता है। तो उसके हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप किस तरीके से सहायक मानते हैं भारतीय भाषाओं के प्रमोशन? बहुत जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होगा बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक तो 5वीं कक्षा तक भारतीय भाषा माध्यम से, मातृभाषा माध्यम से शिक्षण हो, इसका आग्रह है। तो सभी प्रांतीय भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में, मातृभाषाओं में, छोटी छोटी भाषाओं में भी वहाँ के राज्य जितना प्रयास कर सकता है उतनी भाषाओं में अभी सामग्री निर्माण होगा। टीचर से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये एनईपी में एनईपी 2020 में ये भी आग्रह किया गया है, ज़्यादा भाषा शिक्षकों का नियुक्ति हो। कई कॉन्सेप्ट्स वहाँ, कई सुझाव दिए गए हैं भारतीय भाषाओं का शिक्षण के लिए। तो अवश्य होगा ही। फिर टेक्निकल एजुकेशन का भी, अभी उच्च शिक्षा का भी भारतीय भाषाओं में शुरू करने का ये हुआ है, सामग्री निर्माण कार्य हुआ है। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 10-20 साल के अंदर शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तब भी आएगा जब थोड़ा समाज भी इसके लिए। मैं यही पूछ रहा था कि जैसे हमने सरकार की बात कर ली कि किस तरीके से वो मदद कर सकते हैं, हमने अध्यापकों की बात कर ली कि उनमें क्या कमियां हैं, वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली क्योंकि टेक्नोलॉजी आज ऐसा माध्यम है जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं को के संवर्धन के लिए और प्रोत्साहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम साबित हो रहा है। क्योंकि जो मास मीडिया है उसमें, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कोई तेलुगु का चैनल है, उनके ज़्यादा व्यूवरशिप है क्योंकि अभी भी लोग अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट जो मासेस हैं। तो एक ये बात हो गई, लेकिन आम लोग उस अपने, चाहे संस्कृत हो चाहे भारतीय और उनकी मातृभाषा हो, उनके लिए क्या कर सकते हैं समाज? किसी भाषा का विकास के लिए 6 या 7 आवश्यकताएं हैं। 7 आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता स्पीकर्स, उस भाषा में बोलने वाले या भाषा का प्रयोग करने वाले, पहली आवश्यकता। वो संख्या बढ़ना चाहिए। अगर किसी भाषा का संरक्षण और संवर्धन 2 बातें हैं। संरक्षण से संवर्धन नहीं होता, संवर्धन से संरक्षण भी होता, दोनों में फर्क है। भाषा का संवर्धन होना है तो बोलने वाले, प्रयोग करने वाले चाहिए। केवल संरक्षण करना है तो रिकॉर्ड करने वाले डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने वाले चाहिए। हमें वो संवर्धन होगा तो संरक्षण तो अपने आप ही होगा ही। इसलिए प्रयोग करने वाले पहला विषय। दूसरा विषय, माध्यम के नाते उस भाषा का प्रयोग, शिक्षा का माध्यम, मनोरंजन का माध्यम, वाणिज्य का माध्यम, संचार का माध्यम,
संपर्क का माध्यम, न्याय व्यवस्था का माध्यम, प्रशासन का माध्यम, सो अलग अलग प्रकार के माध्यम के भाषा के रूप में उसका प्रयोग, ये दूसरा विषय है। किस किस दृष्टि से हमें सोचना चाहिए, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। और ये सोच सबको सोचना चाहिए, केवल सरकार का नहीं, केवल पूरा देश इसके बारे में सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति इसके बारे में सोचना चाहिए। ये 7 बिंदु भी इतना महत्वपूर्ण है। ये एक के प्रयास से, एक समिति के, एक संस्था के, एक मंत्री के प्रयास से होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री आग्रह करने से ये नहीं होगा, पूरा देश को इसके बारे में सोचना होगा। ये 7 बातें, पहला प्रयोग करने वाले, दूसरा माध्यम के नाते इसका प्रयोग, तीसरा समकालिक साहित्य, कॉन्टेम्पररी लिटरेचर, वो छोटा मात्रा में बड़ी मात्रा में, करंट टॉपिक्स, करंट डेवलपमेंट्स, करंट सब्जेक्ट्स, ऑल शुड कम इनटू दैट लैंग्वेज। तो सभी भारतीय भाषाओं में, केवल 13 या 22 भाषाओं में नहीं, ये अभी जो 8वीं सूची के जो राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो 23 भाषाएं हैं, इन 23 भाषाओं में केवल नहीं, सभी पूरे 1400-1500 जो भी, हाँ, 22 भारतीय संविधान के केवल भाषा में नहीं, और भी मेजर लैंग्वेजेस 100 है मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में और भी जोड़ेंगे तो और भी होंगे, मान लीजिए 100 भाषाएं। इन 100 भाषाओं में भी सम प्रमाण में एटलीस्ट उनका पॉपुलेशन कितना है उस रेशियो में कॉन्टेम्पररी लिटरेचर का निर्माण होना चाहिए ना, समकालिक साहित्य आना चाहिए। आज के ज्ञान की कितनी भी शाखाएं हैं, मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जो कंप्यूटर साइंस हो, स्किल्स के हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप एआई टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट का हो, बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंट्स, आप जितने भी पॉलिटिकल साइंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी विषयों के संदर्भ में, नैनो टेक्नोलॉजी तक या एआई टेक्नोलॉजी तक के बातें, सब लिटरेचर में इसका प्रतिस्पंदन होना चाहिए ना, सामग्री निर्माण। सो ये तीसरा विषय हो गया। ठीक। इसके लिए सभी लोग प्रयास करना चाहिए, हर एक नागरिक इसके लिए प्रयास कर सकता है। कोई साइंटिस्ट है, वो अपने इंस्टीट्यूट में वो साइंस का सारा डिस्कशन, लेखन अंग्रेजी में करते होगा, घर में या समय जब मिलता है वो अपनी मातृभाषा में उस प्रकार का साहित्य सामग्री निर्माण कर सकता है ना। बिल्कुल। रोज एक पृष्ठ भी साइंस के बारे में अपनी मातृभाषा में लिखा। आज के एडवांस्ड साइंस जो है, प्योर साइंस है, थियोरिटिकल साइंस है, जो कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, हाँ, कोई भी विषय हुआ, हाँ, रोज वो एक पेज अपनी मातृभाषा में लिखे तो एक साल में 300 पृष्ठ का एक पुस्तक तैयार हो सकता है। जीवन में 10-20 पुस्तकें एक साइंटिस्ट तैयार कर सकता है। 1000 साइंटिस्ट अगर इस प्रकार का प्रयास करेंगे, सभी भारतीय भाषाओं में 10 साल के अंदर 10,000 पुस्तकें तैयार हो जाएंगे, हो सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे समकालिक साहित्य निर्माण करना। चौथा, निरंतर नया शब्द निर्माण करना, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ वर्ड जनरेशन। कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट को, कॉन्टेम्पररी विषय को प्रतिपादित करने के लिए अपनी मातृभाषा में शब्द, नए नए शब्द निर्माण करना है ना, वो प्रोसेस अभी बंद हुआ है। जैसे ये शरीर जीवंत क्यों है, ये हर समय यहाँ सेल डेड हो जाते हैं, लेकिन हम जीवंत हैं इसलिए कि हर सेल नए, हर क्षण नया सेल निर्माण होता है। इसी प्रकार भाषा की जीवंतता के लिए हर दिन, हर समय नए नए शब्दों का निर्माण होना चाहिए। जैसे शरीर में नया सेल निर्माण होता है, हर भारतीय भाषाओं में नया शब्द निर्माण निरंतर होना चाहिए। इसमें पूरे देश लगना चाहिए, एक पैशन बनना चाहिए हर एक का। शिक्षित, कम से कम सामान्य लोग इसमें नहीं, लेकिन शिक्षित लोग इसके लिए प्रयास करें,
अपनी अपनी मातृभाषा में। चौथा विषय नया शब्द निर्माण सातत्य, ये चौथा विषय हो गया। पांचवा विषय एडेप्टेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टूल्स का प्रयोग करना, क्योंकि आज भारत देश टेक्नोलॉजी रथ चढ़ के डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, भारत क्या दुनिया टेक्नोलॉजी के इसमें आगे जा रहा है। बिल्कुल। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पहले दुनिया में बोलते हैं 5000 भाषाएं थी दुनिया में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पहले। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो प्रिंटिंग मशीन वगैरह प्रिंटिंग आने के बाद अभी केवल 2000 भाषाएं बचे हैं। बाकी भाषाएं इसलिए नहीं बचे हैं, ज्यादातर भाषाएं उसमें ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं किया, ऐसे कई भाषाएं लुप्त हो गए। अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहा है, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को जो भाषाएं एडॉप्ट नहीं करेंगे, एडेप्ट नहीं करेंगे, वो भाषाएं फिर पीछे रह जाएंगे। तो अगर सभी भारतीय भाषा को, और ये अगर काम नहीं होता है, ये डिजिटल डिवाइड विल रिजल्ट इनटू लैंग्वेज डिवाइड, डेथ। हाँ हाँ, तो डेथ बाद में होगा, पहले तो डिवाइड होगा, बाकी भाषाएं आगे आएंगे, जो कुछ भाषाएं पीछे रह जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, इसके लिए भी सभी लोग प्रयास करना चाहिए। हजारों इंस्टीट्यूशंस प्रयास करना चाहिए, लाखों इंस्टीट्यूट, ऑल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज शुड थिंक ऑफ इट। कोई एक सेंट्रल बॉडी सोचने से ये नहीं होगा, लोकल लेवल पे ये प्रयास होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से भाषा विकास नहीं होगा, ये भी एक गलत है। अभी चिंतन सब सेंट्रलाइज्ड है, लोगों का मांग डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाषा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह देखते हैं। इट इज रॉन्ग, सेंट्रल से ये नहीं होगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होना चाहिए। सामग्री निर्माण करना पूरे देश में, कोई एक स्थान में सामग्री निर्माण का नहीं है। सो पांचवा एडेप्टेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक। छठवा समाज आश्रय, पूरा समाज में इसका भारतीय भाषा के प्रति सोच आना चाहिए। अभिभावकों का, केवल बच्चे किस भाषा माध्यम से पढ़े ये केवल बच्चा नहीं तय करता है, माता पिता। पूरा समाज में इसके एक अनुकूल वातावरण बनना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर इसके बारे में सोचना चाहिए, केवल गवर्नमेंट नहीं। मान लीजिए उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, देशाभिमानी, राष्ट्राभिमानी, वो अगर तय करते हैं, मैं मेरे कंपनी में 10% ऐसे भारतीय भाषा में पढ़े लोगों को मैं जॉब देता हूं, तो ऐसे कुछ लोग शुरू करें तो देश में एक वातावरण बनेगा। सो सब लोग इसके लिए, सो समाज आश्रय, पैटर्नेज, सोशल पैटर्नेज, छठवा। सातवां स्टेट पैटर्नेज। स्टेट पैटर्नेज में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ज्यादातर केंद्र सरकार के प्रति सब लोग सोचते हैं, गलत है। ज्यादा भाषा के लिए राज्य सरकार कर सकता है, क्योंकि वो तो स्थानीय भाषा है, तो स्थानीय भाषाएं हैं, इसलिए राज्य सरकार। सो दिस 7 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 7 फैक्टर्स, 7 अंश। तो हम जब योजना बनाते हैं, ये 7 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये पहला 5 होगा, तब ही छठवां और 7वां होगा। ये अगर 5 सीधा, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा। ये आपने एकदम बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो दे दिया है, और ये समिति की तो रिपोर्ट यहीं बन गई। तो इसमें दूसरा जो बिंदु था ना, उसमें, और 5वां भी उसमें मिक्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल कितना कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, डिजिटल में तो है ही, और उसमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट। जैसे आपने कहा, जो चाहे टीवी सीरियल्स हैं, चाहे मूवीज़ हैं, वो सब माध्यम हो गए। तो इनके मेरा ये सुझाव है, अगर आप इसको और कोई भी अगर देख रहा है जो संस्कृत के को जानता है या उसको बढ़ाना चाहता है, तो इतने सारे टीवी सीरियल्स आते हैं, इतनी सारी इंटरेस्टिंग मूवीज़ आती हैं, अगर आप उनको सबटाइटल्स बना सकें
तो वो एक तरीके से अगर सबटाइटल नीचे चल रहा है मान लीजिए संस्कृत में या आपकी संस्कृतनिष्ठ हिंदी में या कन्नड़ा में, तेलुगु में, और आपके मूवी चल रही है किसी और भाषा में जो आपको आती है, आम बोलचाल की भाषा, तो आप उस तरीके से सीख भी सकते हैं। एक सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो रहेगा। जी। तो एक ये सुझाव है मेरा। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, इसको भी हम सोचना चाहिए इसके बारे में। और कई इस प्रकार के टेक्निक्स हम सोच सकते हैं, तो सबटाइटल देने का या वॉइस स्क्रिप्ट दोनों को ये करने का, लोगों हाँ, के देखिए डबिंग जो होती है, हाँ डबिंग, वो भी सोच सकते हैं। ये भी एक सोचना है। और स्क्रिप्ट का एक अलग सा विषय है, भाषा विषय एक है, स्क्रिप्ट, कई भाषाओं को स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट डेवलप करना। लेकिन इसके साथ साथ ये सब सोचते समय एक राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की एकता के लिए क्या क्या चाहिए, ये भी कई बातें इसके लिए सोचना होगा, वो अलग से सोचेंगे। लेकिन आपने जो सुझाव दिया ये अच्छा सुझाव है। और जैसे ये टैक्स फ्री करते हैं ना मूवीज को, तो आप कह सकते हो कि जितना आप स्थानीय भाषाओं में या मतलब शुद्ध भाषा में अगर आप बनाएंगे तो आपको टैक्स फ्री देंगे, या और कोई इस तरीके का। नई शिक्षा नीति में 3 विषयों को एक साथ रखे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, चारों को एक साथ रखे हैं। ये चारों का महान संबंध है। आर्ट्स एकदम, हाँ, सब। और भारतीय ज्ञान परंपरा, आर्ट, कल्चर, ये तीनों का वाहक है भाषा। एकदम सही बात बताई आप। इसलिए हमें भाषा के द्वारा ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, कला में लोक कला अगर पॉपुलर है, बॉलीवुड से भी ज्यादा पॉपुलर, आप बॉलीवुड का बात किया या फिल्म्स वगैरह, कोई भी इस प्रकार के, पंजाबी मूवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हाँ, सभी मूवीज वगैरह का आपने चर्चा किया, उससे भी वो तो आप जो सुझाव है मुझे स्वीकार्य है, मेरा समर्थन है। लेकिन उससे भी ज्यादा गांव तक ये लोक कला, लोगों की वहाँ स्थानीय संस्कृति, अगर उसका भी अगर इस प्रकार का वो तो फिर भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। वो तो इतना बड़ा माध्यम है जो उनके कल्चर को आगे बढ़ा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे। जो गांव में हैं, लोक कलाएं हैं, उनके माध्यम से हमारे जो क्या कहते हैं ट्राइबल्स हैं, उनका कल्चर अभी तक क्यों जीवित है? वो इसीलिए तो नहीं, अभी ये होना चाहिए। मान लीजिए तुलु भाषा है, तुलु भाषा कैसी होती है? ये क्या अभी दिल्ली के लोग कभी तुलु सुने हैं क्या? क्यों हम नहीं सुनाएंगे? सुनाना चाहिए। बरपरा इंचौल्लार इरे गोत्तुंडा, अच्छे वर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे भी आप 50 वाक्य, 100 वाक्य, 1000 वाक्य सीखिए ना, जस्ट एज ए हॉबी। अगर आप हम कहीं इंटरनेट में, कहीं एक पोर्टल में सब भाषाओं का अगर अवेलेबल करते हैं, मान लीजिए कोई तमिल सीखना चाहता है, कोई तुलु सीखना चाहता है, कोई खासी भाषा सीखना चाहता है, कोई बोडो सीखना चाहता है, कोई डोगरी सीखना चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्था करें। व्यक्ति एक हैबिट, नई भाषा सीखने का एक अभ्यास करेंगे। तो इसी प्रकार भाषा का एक सर्वत्र इसका जो एक क्षेत्र में है उस भाषा को अन्य क्षेत्र में ले जाना, लोगों को उपलब्ध कराना, सीखने वालों के लिए, इच्छुक लोगों के लिए। इसी प्रकार जितने भी स्थानीय कलाएं हैं, ये अन्यत्र अन्य लोग सीखने वालों को सीखने के लिए उस भाषा में दीजिए। कला वो है, कौशल वो है, कई कौशल है ना, बिल्कुल जीवन जो रोजगार दे सकती है, उन कला अभी वो कला केवल कन्नड़ में उपलब्ध है। उस कला को आप गुजराती में भी दीजिए, हिंदी में भी दीजिए, डोगरी में भी दीजिए, है ना। तो इस प्रकार कला, संस्कृति और ज्ञान परंपरा, ये तीनों को सभी भारतीय भाषाओं के द्वारा हम देश भर सब जगह सर्वत्र सब भाषा
सब भाषा माध्यम से सर्वत्र सभी को उपलब्ध कराएंगे, तब एकात्मता बढ़ेगी। तिरुक्कुरल में क्या है, ये उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा भाषी लोग भी जाने। और ये एक बहुत अच्छा सुझाव। रामचरितमानस में क्या है, रामचरितमानस को ओरिजिनल तमिलनाडु के लोग आस्वाद करें। ये और ये जो आपने सुझाव दिया है कि एक आपका पहले आप देते रहते हैं ये सुझाव, तो अगर आपको मान लीजिए रामायण पढ़नी है तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं संस्कृत पढ़ूं। आप ये पढ़िए कि रामायण मेरे को संस्कृत सीखूं। आप रामायण के लिए उठाइए उसका संस्कृत और उधर से संस्कृत सीखिए। इसी तरीके से आप तिरुकुरल से तमिल सीख सकते हैं जी। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा है। कोई भी है, अगर लोक कला आपको पसंद है तो वो भाषा आप उसके थ्रू आपके अपने आप आ जाएगी। जी, और क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी है, आपकी रुचि भी है, तो वो बहुत आसान होगा आपके लिए। जी जी, ऐसे ही करना चाहिए हमें। उस हर एक भाषा में जो मूल साहित्य है उस भाषा में सीखना चाहिए। ये रसगुल्ला है तो ओरिजिनल रसगुल्ला खाइए, डुप्लीकेट रसगुल्ला क्यों खाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मूल जाके गंगा पानी तीर्थ लेना चाहिए, गंगा से ही। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया लगभग। धन्यवाद। मुझे भी पता ही नहीं चला तो जी 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 जी। बट हाँ, हम चाहते हैं कि ये जो आपका प्रयास है ये सक्सेसफुल हो जी, क्योंकि ऐसा जैसे हमने बात की कि ये संस्कृति का वाहक है हमारी भाषाएं, तो ये बची रहें और ये आगे बढ़ें, बची ही नहीं रहें और फलें फूलें। जी, फले फले। तो इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे जी, इसको हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।